बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका होस्ट चौधरी इरफान ज़हीर, आपको स्पोर्ट्स जोन में वेलकम कहता हूं। नाज़रीन, पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड T20 सीरीज़ का अख्ताम हो चुका है। 2-2 से ये सीरीज़ इक्वल रही। अब कल से रावलपिंडी में जो ODI जो है उसका आगाज़ किया जाएगा। उसमें अगर देखा जाए तो अभी हेड टू हेड अगर हम मुकाबलों की बात करें तो आलमोस्ट 110 दफ़ा दोनों टीमें मद्दे मुकाबला आ चुकी हैं, जिसमें से 56 टाइम पाकिस्तान ने विक्ट्री हासिल की और 50 टाइम न्यूजीलैंड विक्टोरियस रहा। इस पर डिटेल में डिस्कशन करेंगे, स्क्वाड के हवाले से बात करेंगे, क्या क्या लूप होल रहे उस हवाले से डिस्कशन करेंगे। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है अबू बकर बिलाल। अस्सलाम वालेकुम अबू बकर। वालेकुम अस्सलाम इरफान, कैसे जनाब, ठीक ठाक है? जी, T20 सीरीज़ पे तो कल हमने काफ़ी डायसेक्शन की, काफ़ी चीज़ों को डिस्कस किया, कुछ आज भी हम कोशिश करेंगे कि इन पे बात करें। थोड़ा ODI से स्टार्ट करते हैं। ODI के स्क्वाड के अंदर हमने देखा कि एक चेंजिंग दोनों पार्ट से की जाए। हमारे स्क्वाड में देखें तो हम उसमें देख रहे हैं कि हारिस को ऐड किया गया। हारिस की शमूलियत की वजह समझ नहीं आई, सब बात इफ्तिखार की कर रहे थे कि इफ्तिखार को होना चाहिए और बड़ा एक शॉकिंग किस्म की ये चीज़ सामने नज़र आई। और दूसरी चैपमैन की तरफ से हमने इंडक्शन देखी कि जिस तरह की शानदार परफॉर्मेंस उन्होंने दी, मैन ऑफ द सीरीज़ भी रहे, मैन ऑफ द मैच भी लास्ट मैच में रहे। और मेरा ख्याल है कि स्टैंड आउट परफॉर्मेंस दोनों साइड पे अगर किसी प्लेयर की थी तो वो चैपमैन थे। चैपमैन। तो उनको ऐड किया कि पहले तो इन दोनों की इंक्लूजन को कैसे देखिए, देखते हैं? बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है सबसे ज़्यादा कि कल से पाकिस्तान टीम अपने वर्ल्ड कप की तैयारियों का आगाज़ करने जा रही है। ये जो कल मैच होगा न्यूजीलैंड के खिलाफ पहला वनडे, ये हमारी तैयारियों का सिलसिला। हालांकि बाकी तमाम जितनी टीमें वो साल से कर रही हैं और वो बहुत हमने खैर अब शुरू अब की है, की। देर आए दुरुस्त आए। अभी भी हमारे पास मैं समझता हूँ कि 10-12 मैचेस मौजूद हैं कि हम उसमें ये तैयारी कर सकते हैं। सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि जो हमें नज़र आया है T20 सीरीज़ के अंदर भी कि हमारा टीम कम्बिनेशन अभी तक नहीं बन पाया, और वनडे के अंदर भी यही प्रॉब्लम है। हारिस सोहेल हर वर्ल्ड कप से पहले आते हैं टीम के अंदर, 2015 का, 19 का और अब 2023 का ODI वर्ल्ड कप। आपको पता है हारिस सोहेल को बहुत ही हाईली रेट किया जाता है, लेकिन पता नहीं कहाँ गुम जाते हैं, लेकिन फिर 4 साल बाद नहीं, वर्ल्ड कप में लेकिन आ उनकी जाते हैं। एवरेज वो जस्टिफाइड तो करती है ना जी, एवरेज 47 प्लस जस्टिफाई की करती है, एवरेज है लेकिन उनकी। उनको ये भी देखेंगे उन्होंने पिछले 6 सालों के अंदर कितने मैचेस खेले हैं। उनके बहुत ही कम मैचेस हैं, अंडर 10 मैचेस हैं उनके। लास्ट वर्ल्ड कप के बाद से वो गायब हैं। तो अब उनकी फॉर्म करंट कैसी है, क्योंकि पाकिस्तान कप के अंदर भी देखा हमने, वनडे कप के अंदर के बहुत ज़बरदस्त प्रोमिनेंट होकर सामने नहीं है, बट ऑन एंड ऑफ उनकी परफॉर्मेंसेज आती रही है कि उन्होंने 100 भी की इस दौरान, 80 बॉल्स पर 100 की थी। तो नो डाउट उनकी काबिलियत पे किसी को शक नहीं है। तो मिडल ऑर्डर के अंदर हमें वो इस वक्त दिखाई दे रहे हैं। बट हैरानगी जिस तरह आपने कहा कि मुझे भी हुई है, हारिस को किस परफॉर्मेंस में वनडे में लाया गया मुझे अभी तक नहीं समझ आई। अभी तक T20 में वो उस तरह परफॉर्म नहीं कर पाए जो उनसे एक्सपेक्टेशंस थी। जी। इवन अभी तक उनकी 50 भी नहीं है इंटरनेशनल क्रिकेट के अंदर, तो उनको लॉन्गर फॉर्मेट के अंदर लाए हैं। तो ये थोड़ा सा मेरी भी समझ से बाला तार है। और इफ्तिखार जो कि इस वक्त अपने कैरियर की बेस्ट फॉर्म में है और ज़बरदस्त परफॉर्मेंस देते आ रहे हैं, उनको कैसे आप एलिमिनेट कर सकते हैं? तो ये एक थोड़ा सा मुझे इस पे है कि आपने उनको वर्ल्ड कप प्लान का हिस्सा क्यों नहीं बनाया, हालांकि यही मौका था इन्हीं कंडीशंस के अंदर, एशियन कंडीशंस के अंदर वर्ल्ड कप खेलना है। तो वहाँ पर अगर इफ्तिखार अच्छी परफॉर्मेंस देते आ रहे हैं, इवन कि उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के अंदर बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी बाउंसी विकेट्स के ऊपर, तो आपको उनको रखना चाहिए था वनडे के अंदर। एक तो डेप्थ भी बनती, फिर आपको प्रॉपर मिडल ऑर्डर मिल जाता। बिल्कुल ठीक है। अब उसमें दो चीज़ें, जैसे हम मिडल ऑर्डर की बात की हमने और हमें मालूम है कि हारिस, मेरा तो मानना ये है कि हारिस की जगह बनती है, बट साथ इफ्तिखार की भी बनती है। एक दो प्रॉपर आपको मिडल ऑर्डर बैट्समैन चाहिए, क्योंकि आपको 90% इनिंग्स को ODI में बिल्ड करना पड़ता है और फिर बिल्ड करने के बाद आपको फिनिश भी तेज़ करना पड़ता है। और हारिस सोहेल के पास भी बड़ी शॉट्स हैं और लाइकवाइज इफ्तिखार के पास भी हैं। और उसके अलावा अगर आप बाकी कोई भी प्लेयर देखेंगे, खुशदिल शाह, आसिफ अली, उमर अकमल, ये शायद T20 क्रिकेट को ज़्यादा सूट करते हैं। एकदम आके वो रश ऑफ ब्लड इनके अंदर आता है और वो हिटिंग की तरफ जाते हैं, स्टेबिलिटी नहीं लेके आते हैं इवन इनिंग्स के अंदर। हारिस भी इसी वजह से हारिस को पसंद तो किया खैर जाता वो ओपनर की अलग हम बात है। करते हैं। तो मिडल ऑर्डर के लिहाज से हम ये डिस्कशन कर रहे थे, तो ये दोनों बैटर का होना बहुत ज़रूरी है और इनको जितने मैक्सिमम नंबर ऑफ गेम्स आप दे सकते हो, PCB को चाहिए था प्रोवाइड करते। और शायद 2-3 साल में आपके पास एक इफ्तिखार वाहिद कमोडिटी है जिसने अच्छा परफॉर्म किया है, जिसने एक रीज़नेबल परफॉर्म किया है इन इन ऑल फॉर्मेट। अगर हम वाइट बॉल की बात करें तो मेरा ख्याल है ये उसके साथ ज़्यादती है और अभी जो रिसेंट फॉर्म भी उसकी चली है उसके अंदर भी उसको पार्ट होना चाहिए। अब अगर थोड़ा सा हम ओपनिंग स्लॉट की तरफ आ जाते हैं, पहले भी हमने पूरे हर मैच के अंदर बात की कि आपने 6 ओपनर्स को T20 स्क्वाड में डाल दिया। अभी एक और इंक्लूजन भी हो चुकी है, आपके पास अब्दुल्ला शफीक भी अब इधर होंगे, ठीक है। तो ये अब 6-7 ओपनर्स का स्क्वाड में होना और खेलेंगे, ओबियसली आपका
इमामुल हक भी एक और नाम भी ऐड हो चुका है। देखिए वनडे के अंदर अगर पास देखें तो उसके अंदर फ़खर जमान और इमामुल हक ओपनिंग कर रहे हैं, हाँ। बाबर आजम नंबर 3 और पे फिर नंबर 4 पे मोहम्मद रिजवान आते हैं। हम्म, अब नंबर 4 पे अगर रिजवान आते हैं, फिर 5 पे हारिस सोहेल भी हैं, और फिर आपने अपना लोअर ऑर्डर को भी सेट करना है। तो आपके पास मुझे कोई बहुत ज़्यादा ऑप्शन नज़र नहीं आती। अब आपने अगर मोहम्मद हारिस को इंक्लूड किया है तो वो शायद उनको ओपनिंग स्लॉट के लिए ही किया है, क्योंकि वनडे के अंदर उनको आप 1 डाउन नहीं भेज सकते, 2 जी। डाउन पे रिजवान मौजूद हैं। तो शायद उन्होंने ये देखते हुए कि फ़खर जमान, अब्दुल्ला शफीक और इमामुल हक की मौजूदगी में एक ऐसा भी और बैटर को टॉप ऑर्डर में शामिल किया जाए जो कि तेज़ स्ट्राइक तो रेट से आपको लगता है कि मोहम्मद हारिस को अब्दुल्ला शफीक पे प्रेफरेंस दे दी जाएगी ओडीआई में? अब्दुल्ला शफीक हमें पता है कि लंबे फॉर्मेट में ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करते हैं, टेक्निकली सबसे साउंड है, देखिए उनको बाबर के बाद उनको कहा जाता है। मैं ये नहीं कह रहा, बट अगर देखा जाए उनको अगर टीम में सेलेक्ट किया है, आपने अगले 9-10 महीने T20 क्रिकेट तो नहीं खेलनी, आपने खेलनी है वनडे क्रिकेट। अब वनडे क्रिकेट के अंदर अगर आपने उनको होम सीरीज के अंदर चांस दिया है तो फिर आपने उसको इसी पोजीशन के लिए आपको ही। लगता नहीं था कि कहीं ना कहीं अगर हम हारिस की बजाय साइम अयूब को प्रेफरेंस दे दी जाते, एक प्रॉपर बैट था जिस टेक्निकल साउंड भी है, जिसके पास विकेट पे खड़ा होना भी उसको आता, अगर जरूरत पड़ जाए लंबे नहीं तो डेवलप कर लंबे नहीं सकता है। कर सकता है, तो उसको प्रेफरेंस दी जाती तो ज़्यादा बेहतर था रादर दैन कि हम हारिस की तरफ जाते। और अगर इसी के साथ दूसरा क्वेश्चन भी है कि अगर आपने कीपर को ही लेके जाना था और कंसिडरिंग एशिया कप और वर्ल्ड कप, तो सरफराज उससे कोई 1000 गुना बेहतर ऑप्शन नहीं है आपके पास? 2000 गुना बेहतर ऑप्शन है वनडे के अंदर यार। देखें, हमने बात करनी है स्टैट्स के ऊपर, उनकी हाँ परफॉर्मेंसेस के ऊपर, उनकी करंट फॉर्म के जी। ऊपर। मोहम्मद हारिस की करंट फॉर्म आपके सामने इंटरनेशनल क्रिकेट के अंदर वो अभी तक एक्सपोज हुए हैं, इस तरह जी। को बहुत ज़बरदस्त इंपैक्टफुल इनिंग्स नहीं खेली। लेकिन अगर साइम अयूब को देखें, उनकी अफगानिस्तान के खिलाफ जो डेब्यू पे 18 रन थे वो भी इंपैक्टफुल थे 12-13 और बॉल्स के ऊपर। 49 भी। 49 भी उनके इंपैक्टफुल थे। उन्होंने दोनों चीज़ें बताई कि मैं अगर चार्ज करने को कहोगे तो मैं वो भी कर सकता हूँ, अगर मुझे इनिंग डेवलप करनी पड़ी, लंबा लेके चलना पड़ा, तो मेरे अंदर वो सलाहियत भी इवन है। पीएसएल में काफी इनिंग्स बिल्कुल आपने चलती। सही कहा है। देखिए उसने एक प्लेटफॉर्म अपनाया, ये इस वक्त वाहिद पाकिस्तान को एक ऐसी कॉमोडिटी मिली है जो कि अंडर 13, 15, 17, 19 और उसके बाद 4 डे के अंदर रन्स करने और डोमेस्टिक में रन्स के बाहर लगाने के बाद पाकिस्तान टीम में आया है, और बड़ी यंग एज के अंदर। इस वजह से इसको बहुत ज़्यादा हाईली रेट किया जाता है, टेक्निकली साउंड है, क्रिकेट शॉट्स खेलता है, और इसी वजह से ही पाकिस्तान टीम में भी वो आए हैं। अब अगर बात की जाए अब्दुल्ला शफीक की, वो भी इसी तरह करते हैं, उनके पास भी प्रॉपर शॉट है। क्रिकेटिंग शॉट्स खेलते हैं। बट अ प्लेयर लाइक मोहम्मद हारिस जो कि पहली बॉल पे स्कूप मारे एक मैच के अंदर, जहां पर आपको आपने मैच जीतना भी है, सीरीज जीतनी है, आप उसकी सोच का, उसके माइंडसेट का उससे अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो अब मुझे नहीं समझ आई किस बुनियाद के ऊपर मोहम्मद हारिस को टीम के अंदर सेलेक्ट किया है। साइम अयूब भी बेहतर ऑप्शन थे इसमें ना मेरे दो, नज़दीक। अगर इसमें हम थोड़ा सा डिस्कशन को लंबा करें ना, तो दो चीज़ें इसमें हैं। देखें, एक तरफ हम कई दरमियान में फंस रहे हैं, हमारी टीम ना एक शेल में जा रही है। अब पहले थोड़ा सा T20 के कॉन्टेक्स्ट में बात कर लेते हैं। शेल में इसलिए जा रही है, एक तरफ हमारा जो अप्रोच है वो बाबर और रिजवान वाली अप्रोच है, जो कि आपके पावर प्ले को समहाउ वेस्ट करते हैं, 35-40 एवरेज बनाते हैं वो, फिर इनिंग्स को बिल्ड करते हैं, फिर चार्ज करते हैं। अब उसकी वजह से क्या होता है कि आपका एंड टोटल जो है वो 90%, 160-170 आ रहा है, जो टीमें, बड़ी टीमें आराम से चेज कर जाती हैं। अच्छा, अब उसका काउंटर आर्गूमेंट ऑब्वियसली जो हम बात कर रहे हैं यही कि जी अब बाकी टीमें हैं, जैसे बटलर की बात कर लें, हम ऑस्ट्रेलियन ओपनर की बात कर लें, ये आके अटैक करते हैं और आपको पावर प्ले में 60-70 बोर्ड पे लगा देते हैं, मिडिल ऑर्डर उसकी कंटिन्यूटी को पकड़ता है। ठीक है, वार्नर की इनिंग्स की बात करें तो वो टोटल लगाते हैं तकरीबन 200 का, या इवन साउथ अफ्रीका भी जो इनिंग्स खेल रही है, अब वेस्ट इंडीज तो खैर खेलते ही एक स्टाइल से क्रिकेट है। अब हमारा गेम का मकसद ये होना चाहिए कि आप ओपोजिशन को बैटिंग करते हुए अवे ले जाएं, मैच उसकी अप्रोच से बाहर ले जाएं। अब हमारी वो अप्रोच भी काम नहीं कर पा रही थी, क्योंकि वो फिनोमेना आप देख लें, हम 2 साल में कोई इवेंट नहीं जीत पाए। ठीक है, सेमीफाइनल हारे, फाइनल हारे, ये बातें करने को तो अच्छा लगता है, लेकिन आप देख लें कि हम सीरीज भी काफ़ी हारे हैं। तो मिक्स परफॉर्मेंस है आपकी, कभी कोई सीरीज जीत गए, कभी कोई हार गए, इवेंट बहरहाल आप नहीं जीत पाए कोई। अब दूसरी तरफ जब ये बच्चों की तरफ आते हैं, ये कुछ करना, तेज करना चाहते हैं, तो एक जो हम बात करते हैं, कभी आपको स्टेबिलिटी प्रोवाइड करनी है, जो बेन स्टोक की एग्जांपल हमें देनी पड़ती है। बटलर भी इवन स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है, वो इनिंग्स बिल्ड करके बनाता है, फिर जब चार्ज करना होता है तो बड़ी क्लीन हिटिंग करती है चैपमैन की। अभी उस बच्चे ने सबको खेलने के बताया कि T20 क्रिकेट कैसे खेलनी है। शुरू में आपने देखा उसने पूरा ओवर एहसानुल्लाह का ब्लॉक किया, उसने हिटिंग नहीं की। जब उसकी बैट पे बॉल आनी शुरू हुई, उसकी आई सेट हुई, फिर उसने चार्ज किया। तो हमारे पास अनफॉर्चुनेटली इन बिटवीन में वो बनाने, इनिंग्स को बिल्ड करना
और अटैक करना दोनों ही लैग करते हैं, और पावर हिटिंग बहुत बड़ा लैग कर रही है कि हमारे पास जिस तरह के रज़ाक या अफरीदी पावर हिटर थे, आप देख लें हमारे पास उस तरह का पावर हिटर एक भी नहीं है। सिर्फ इफ्तिखार को हम कह सकते हैं कि एक पावर हिटर है जो किसी भी ग्राउंड के अंदर अगर छक्के लगाने की रिक्वायरमेंट हो तो मार सकता है। तो आपको नहीं लगता कि ये पार्ट हमारा दरमियान में प्लेयर्स की पार्ट पे तो मिसिंग है ही है, बोर्ड या कोचिंग स्टाफ के अंदर से भी ये चीज़ का कम्बिनेशन बनाने के लिए कि आपने हर बॉल पे हिट नहीं करना और आपने भाईजान रोकना भी नहीं है, दरमियान का सीक्वेंस सस्ता लेना है, जो एग्जांपल हमारे पास मौजूद है, ये पार्ट मिसिंग है। यार है, बिल्कुल है, कहीं ना कहीं प्लानिंग की कमी है इसके अंदर नज़र आती है। T20 की जहाँ तक बात की जाए तो आपको पहले ओवर से ही 10 के रन रेट के साथ आपको स्कोर करना पड़ता है ताकि आप 200 के टोटल तक पहुँचे। और जो टीमें 60 से ऊपर टोटल करती हैं पावर प्ले के अंदर, उनको हमने देखे कोलैप्स भी हो जाए मिडल के अंदर तो फिर भी गिरते पड़ते 180-90 तक चली जाती हैं, और अगर अच्छी फॉर्म लग जाए तो 220 तक टोटल होना शुरू हो गए हैं। अभी रिसेंटली आपने देखा साउथ अफ्रीका ने 258 चेस करके वर्ल्ड रिकॉर्ड बना डाला इंटरनेशनल क्रिकेट के अंदर। क्रिकेट के हालांकि ये अंदर। बहुत बड़ा एक वेस्ट इंडीज बड़ी ज़बरदस्त फॉर्म में थी और उनके बॉलर्स भी अच्छे थे, बट उन्होंने डी कॉक ने पहले ओवर से ही चार्ज करना शुरू किया था, और उसका चार्ज करने का फ़ायदा ये होगा कि टेम्पो मिला, जो बैटर आ रहा है वो उसने आके अपना रोल प्ले किया। हमारे साथ लाइन पे अभी नसीम राजपूत साहब भी हमारे साथ लाइन पे मौजूद हैं, उनसे भी ज़रा राय लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम नसीम भाई। सलाम इरफान भाई, कैसे हैं? ठीक ठाक हैं आप? खैरियत से? अल्लाह का शुक्र, आप ठीक हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। नसीम भाई, T20 सीरीज ख़त्म हो गई, ओडीआई का आगाज़ होने को जा रहा है, ये किस ट्रैक पे चल रहे हैं हम? ना हम T20 अपने घर पे जीत पा रहे हैं, कल भी मैंने अपने शो में बात की, हम अफ़गानिस्तान से लेके इंडिया की बात करें, बांग्लादेश की बात करें, श्रीलंका की बात करें, ये तमाम टीमें अपनी मर्ज़ी की विकेट्स बनाती हैं और अपोजिशन को बड़े आराम से गिरा देती हैं। आप बांग्लादेश तो ख़ास तौर पे आप देखें कि काफ़ी निचले टियर की टीम है, बट अपने घर में नहीं हारता। ये पाकिस्तान ही क्यों अपने होम सीरीज़ हारी जा रहा है? टेस्ट मैचेस भी हम हारे, हमने ओडीआई भी सीरीज़ हारी न्यूजीलैंड से, अब T20 भी नहीं जीत पाए, इंग्लैंड के खिलाफ भी हम T20 सीरीज़ हारे। तो ये क्या हम कर क्या रहे हैं? क्या हम चाह रहे हैं करना विकेट्स बनाने के लिहाज से, अप्रोच के लिहाज से? ज़रा आप पूरा इसका पोस्टमार्टम कीजिए। देखिए इरफान भाई, मैं आपको मेरी समझ में नहीं आया। रन अगर आप बोर्ड पे देखें तो फिर लगता है जी 190 प्लस रन कर दिए आपने, तो रन बहुत हैं, लेकिन इनके जहन में ये बात होनी चाहिए थी कि इस पिंडी की इस पिच पर 2 मरतबा 240 प्लस चेस हो चुके इसी PSL के अंदर, तो बहुत सारी चीजें दिमाग में रखनी थी। फिर बाबर आजम कह रहे हैं कि 20 रन हम शॉर्ट थे, 20 रन शॉर्ट थे। जो कोलैप्स पाकिस्तान का हुआ था, 3 आउट हो गए थे उनके, तो पहले ओवर में 2 आउट हो गए थे। तो ये तो कोई बात ही नहीं हुई कि जब 1 या 2 बैट्समैन ही रन स्कोर करते हैं। मुझे ऐसा लगा कि लास्ट में अम्माद कोशिश कर रहे थे, बाकी बैट्समैनों ने कोशिश की तेज खेलने की, लेकिन लास्ट 3 ओवर के अंदर रिजवान का ऐसा लगा कि फोकस सेंचुरी की जानिब चला गया जी। और वहां उन्होंने लॉफ्टेड शॉट नहीं खेले, तो वो जो 20 रन का फर्क था वो वहीं पर ही जो है वो नजर आया शायद कि पाकिस्तान वहां पे 20 रन कर लेता। देखें, जब आप अगर पर्सनल गोल्स आपके टीम से ज्यादा बड़े हो जाते हैं तो फिर रिजल्ट कभी भी आपके फेवर में नहीं आते। रिजवान 100 भी नहीं कर सके, यानी कि बैट कैरी किया उन्होंने, बॉल्स भी टीम की आधी बॉल से ज्यादा जो है ना वो 10 ओवर से ज्यादा उन्होंने बैटिंग की। इवन फ़हीम ने और इमाद ने भी स्टीयर करके उनको सिंगल देने की कोशिश की कि वो सेंचुरी किसी तरह कर पाए, उन्होंने भी अपनी शॉट्स रोक दी। बिल्कुल, आपने देखा होगा 2 चौके जब लगाए थे अम्माद ने तो थोड़ी सा इनकी कन्वर्सेशन हुई थी आपस में। जी। अच्छा, ड्रेसिंग रूम में जो लोग खड़े हुए थे उनका भी दिखाया गया था, 100 नहीं हुआ तो वो समझ लें कि इतना कोई अफसोस हो रहा था कि ये क्या हुआ था। आपने देखा होगा एक शॉट जब दिखाया था, जी। सारे खड़े हुए थे और टेलीविजन की जानिब देख रहे थे। तो कहने का मकसद है ये पर्सनल गोल क्यों, और उसकी इतनी ज्यादा जो है वो खुशी क्यों? पर्सनल गोल की खुशी तो कहीं से भी नहीं बनती है। अगर आपको जो है वो कोशिश करनी चाहिए कि कहीं ना कहीं जो है ना आप अपने पर्सनल गोल को जो है ना वो थोड़ा सा पीछे रखें। ये मैच का रिजल्ट देखें, आपकी ये बॉलिंग इतनी बुरी नहीं थी, लेकिन फिर अल्लाह का भी इंसाफ होता है। और यही बॉलिंग जो है वो जिस बुरी तरीके से पिटी है, हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। जब पहले ओवर में 2 विकेटें गिर जाएंगी तो फिर शाहिन अफरीदी से यॉर्कर ही नहीं हो रहा होगा, हारिस रऊफ की हर गेंद बाउंड्री की जानिब जा रही होगी, एहसानुल्लाह जो है वो उन्हें मौका ही नहीं मिलेगा कि वो अपना जो अंदाज है वो दिखा सकें आउट करने के बाद। नसीम भाई, आपने बैटिंग की तो बात की, बैटिंग के अंदर हमें लगा ये अप्रोच, तो आपके साथ भी मैंने काफ़ी शोज़ किए हैं, काफ़ी दफ़ा बात हुई कि अप्रोच हमारे बैटर की बड़ी एक मिडल में आके कहीं फंस गई है। ओपनर स्लो खेलते हैं,
मिडल ऑर्डर तेज़ खेलता है, नए बच्चे भी उसको वेल नहीं कर पा रहे अपॉर्चुनिटी को, और कहीं ना कहीं हम एक शेल में हैं। बॉलिंग आपकी स्ट्रेंथ थी, 5 प्लेयर अफगानिस्तान के खिलाफ नहीं थे, इधर आप फुल स्ट्रेंथ के साथ आए, उधर आपके उनके न्यूजीलैंड के 9 प्लेयर मेन टीम का पार्ट नहीं थे, और उनका 2-3 प्लेयर नहीं आपके सारों पे हावी हो गए। हमारे जो अगर बॉलिंग की बात करें तो आपकी कहते हैं जी दुनिया की बेस्ट बॉलिंग लाइनअप है और इससे बड़ा अटैक कोई नहीं है। अच्छा, आपका अगर आप देखें पीएसएल से अगर कंटिन्यूटी देखें तो आप देखें हर बॉलर अपने आप को हाइड कर रहा है। शाहीन अपने आप को हाइड कर रहा है, जमान को लाहौर के अंदर के लिए आगे रख रहा था, हारिस रऊफ को जब भी एंड में डेथ ओवर के अंदर आया उसको रन कंसीड हुए। एहसानुल्लाह का एक्सपीरियंस है डेथ बॉलिंग का नहीं था, न्यू बॉल के साथ ही था। तो अब आप किस तरफ फंस रहे हैं? पहले मैं पेस अटैक की बात कर लूँ, फिर मैं स्पिन डिपार्टमेंट की तरफ भी आता हूँ। तो ये आपने किसने बनाना था, और आपका जो डिसाइडर मैच था, आप किस तरह, एक ही आपके पास डेथ बॉलिंग का बॉलर था T20 में, जमान खान, उसको नहीं खिलाया, और बाकियों की परफॉर्मेंस आपके सामने है। देखिए, सिलेक्शन ही समझ में नहीं आ रही है कि आप सिलेक्शन कर क्या रहे हैं। बिल्कुल अच्छा पॉइंट है ये कि जब जमान खान, आप अगर आपने 4 मैचों में एहसानुल्लाह को नहीं खिलाया था तो फिर 5वें मैच में जो डिसाइडर था उसमें खिलाने की क्या जरूरत थी। अगर यहाँ पर आप जमान को ही खिलाते, नसीम शाह को लेके आते, उनके एक्सपीरियंस से फायदा उठाते, सीरीज तो जीतते। ये डिसाइडर था, जहाँ आपको चेक करना चाहिए था वहां आप मौका ही नहीं देते। जहाँ पे आप जो है वो जहाँ खिलाने की जगह बनती थी। देखिए, एहसानुल्लाह जो परफॉर्म करके आए थे शारजा में, वो उनकी जमान से लेके तमाम बॉलर से बेहतर परफॉर्मेंस थी। जी। तो वो तो फर्स्ट चॉइस थे आपके कि वो स्टार्टेड लाइनअप में होना चाहिए थे, आपकी स्टार्टिंग लाइनअप में तो वो नहीं है। आपने तो जो है वो अगर जमान को खिलाया, जमान के बाद नसीम शाह को खिलाया, फिर जमान को खिलाया, तो आप तो वही म्यूजिकल चेयर करते रहे कि आप तो ऐसा लगता है कि आप जिनको कॉन्फिडेंस देना है उनको कॉन्फिडेंस देगा। मैंने कहा ना कि आखिरी 11 गेंदों पे रिजवान ने सिर्फ 14 रन बनाए। इसका किसी ने पूछा, बाबर उसका दिफा कर रहे थे। बाबर ने जब उनसे पूछा गया कि उन्होंने शॉट मारने की कोशिश की और उनसे लगा नहीं, उन्होंने कोई एक लॉफ्टेड शॉट नहीं मारा। ऐसा ही है। छक्के के लिए जाएगा और वो कैच हो जाएंगे तो उनकी सेंचुरी रह जाएगी। वो नीचे नीचे मारने की कोशिश कर रहे थे। अपनी अप्रोच को तो बदलो भाई। और फिर इसके ऊपर अगर इस तरह की कोई दूसरी नेशन हो ना, और वो ये देखेंगे उनके बैट्समैन ने लास्ट में ये जो है वो हरकत की है कि वो मारने ही नहीं गया और मैच भी हार गई टीम, सीरीज भी ड्रॉ हो गई, तो वो दूसरी नेशन या दूसरी कोई टीम होती, आप यकीन माने कि वो चेंज कर देते, बहुत खामोशी के साथ, जाहिर भी नहीं करते। एक बात हमारे यहाँ पर प्लेयर पावर की सूरत हाल ये है कि वो चेंज नहीं हो सकती। आपने जहां तक फास्ट बॉलिंग की बात की, तो मैंने आपको कहा ना कि नियतों का गेम है भाई। जब आपकी नियतें ये होती हैं कि मेरे दोस्त जो है वो सारे के सारे परफॉर्म करते रहे और उनको कोई टच ना करे, तो उसके बाद फिर आपके जितने दोस्त होते हैं वो लाइन से मार खाते हैं। नहीं, वो लाइन से एक एक करके बाहर होना भी शुरू हो गया ना। अब उनकी परफॉर्मेंस भी आपके सामने है, तो हम काफ़ी ज़्यादा। अच्छा, थोड़ी सी बात बाबर की अगर कैप्टनसी पे भी कर लें। बाबर के ऊपर अभी प्रेशर तो बहुत बिल्ड हो रहा है और काफ़ी अरसे से हो रहा है कि हमें लगता है कि कहीं ना कहीं मेंटल ब्लॉक का मसला है, कहीं फंस जाते हैं, डिफरेंट चीज़ नहीं करते। गेम अवेयरनेस ऑब्वियसली कैप्टन की सबसे ज़्यादा होनी चाहिए, बट वो नई चीज़ नहीं करते। जैसे चैपमैन और नेशम हिटिंग कर रहे थे, तो आपकी बड़ा एक छोटे से छोटा बच्चा भी जो गेम को समझता है, सबसे मुश्किल बॉलर ऑफ स्पिनर होता है, और स्पिनिंग विकेट है, आप ऑफ स्पिनर को लगाए, इफ्तिखार आपके पास मौजूद है और रूटीन में आपके बॉलिंग करता भी रहता है, तो इफ्तिखार को ना लगाना और उसको कैसे देखते हैं? और ख़ासतौर पे एहसानुल्लाह ने पहला ओवर अच्छा किया था, उसको फिर बाद में एंड में लेके आ जाना, बाद में उसको बॉलिंग नहीं करवाई गई, उधर आपको एक विकेट चाहिए थी सिंपली। तो कैसे देखते हैं दोनों डिसीजन को? देखिए, इफ्तिखार वाला डिसीजन बहुत ज्यादा डिस्कस हुआ और वाकई में जब मिडिल में थे और दोनों लेफ्ट हैंडर बैट्समैन डोमिनेट कर रहे थे, तो उस वक्त तो लाजमी तौर पे इनको खिलाना चाहिए, इफ्तिखार से बॉलिंग करवानी चाहिए थी। कोई भी होता वो करा था। मैं आपको बताऊं, ये शायद शुरू में ही करा था कि मैं एक ही विकेट लेनी है, 4 तो हम आउट कर चुके हैं, वो 124 रन की शराकत कर गए, हमें ये विकेट हासिल करनी है। चैपमैन पूरी सीरीज अच्छा खेल रहे हैं, इनको आउट करने के लिए जाना है। हम फास्ट बॉलर से आउट करने में लगे रहे। हालांकि अब तक ये भी रीड नहीं कर सके थे हमारे कप्तान या दीगर जो थिंक टैंक के चैपमैन फास्ट बॉलर्स को ज्यादा अच्छा खेल रहे हैं। जी। वो इससे पहले स्पिनर्स पे ही आउट हुए और स्पिनर्स पे ही स्ट्रगल करते रहे। तो कोई कैलकुलेशन नहीं दिखाई दे रही थी, कोई स्टडी दिखाई नहीं दे रही थी। और ये तो बिल्कुल एक, जैसे हर आदमी कहेगा कि आपने इफ्तिखार को चले आप आखिर में नहीं करते, लेकिन मिडिल में कि जहां पर वो पार्टनरशिप अगर 60 रन की हो गई थी, तो बजाय वो 124 रन की होती, कहीं ना चांस लेने तो जाते। कितने रन देते हो? सबको रन हो रहे थे नसीम भाई, रन तो किसको नहीं हो रहे थे, सबको रन हो रहे थे, तो चांस लेना तो कोई मसला ही नहीं था। देखिए, हम मेरा ख्याल है कि ब्रेव डिसीजन लेने पड़ेंगे। जिस तरह न्यूजीलैंड थी, 6 T20 क्रिकेट के अंदर 6 बैटर्स काफी होते हैं आपको रन बनाने के लिए, लेकिन हमने अपने पास 5 बैट रख के
3 ऑलराउंडर्स भी इंडल्ज किया। ये ऑलराउंडर और स्पिनर देखा जाए 3 हमारे पास प्रॉपर फास्ट बॉलर्स थे, बाकी तीनों जो थे 2 स्पिनर्स और एक फहीम अशरफ की सूरत में आपको फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर। अगर मैं होता और हमारा डिसाइसिव मैच होता तो शायद मैं वहां पर फहीम अशरफ को रेस्ट देकर जमान खान को खिला लेता। हमारे पास 7 तक बैटिंग थी और T20 के अंदर। अबू बकर इधर से स्टार्ट करते हैं, अभी छोटा सा ब्रेक लेते हैं। नसीम भाई आप भी हमारे साथ रहिएगा, यही से दोबारा हम कंटिन्यू करेंगे। डोंट गो एनीवेयर, स्टे विद अस। वेलकम बैक स्पोर्ट्स ऑन। हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड सीरीज के हवाले से। जी अबू बकर भी बात कर रहे थे, नसीम भाई आप सुन रहे होंगे। मसला यही था कि हमारा काफ़ी ज़्यादा हम हर जगह पे लैग करना शुरू हुए। अच्छा थोड़ी सी बात अगर हम थोड़ी स्पिन डिपार्टमेंट के हवाले से भी कर लें, लेकिन जैसे अबू बकर ने अभी पॉइंट रेज किया कि हम फहीम अशरफ को बिठा के एक बॉलर को ऐड कर सकते थे, जमान खान को। अच्छा आपने जैसे दोस्तियों की बात की तो T20 में हमने देखा कि फहीम अशरफ को चांस दे दिया, ODI में हमने वसीम जूनियर को ऐड चांस दे दिया है। तो आपको लगता नहीं कि कहीं ना कहीं सारे को खुश किया जा रहा है कि भाई तू भी खेल ले, तू भी खेल ले? अब मैं यही कह रहा हूँ ना कि आपको समझ में नहीं आ रहा आपके कि हमने करना क्या है। एंड ऑफ द डे जो मेन चीज ये है कि करना क्या है, जब तक आपको ये नहीं पता होगा कि हमें करना क्या है। तो इरफान भाई आप अभी तक आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं। आप ये बताएं कि जैसे फहीम अशरफ को आपने बात की थी T20 में, भाई आप किस वजह से खिला रहे थे, क्या रीजन क्या था? आप शहीनशाह अफरीदी बैटिंग कर लेते हैं, आप चांस लेना है। शहीनशाह अफरीदी ने आपको बैटिंग करके दिखाई है, क्रूशल मौके पे करके दिखाई है, टीम फंसी हुई थी जब करके दिखाई है। आपने कभी कोई आउट ऑफ द बॉक्स जाने की कोशिश नहीं की। ज्यादा से ज्यादा आप अगर आउट ऑफ द बॉक्स जाते हैं तो वो समझ में ही नहीं आता, या तो शादाब आते हैं 4-5 पे या फिर अहमद वसीम को ले आते हैं, एक चेंज बस। उसके अलावा कोई चेंज आपने रूटीन से हटके नहीं किया। भाई आप टीम बना रहे हो अपनी, और आप तो ऐसे ही लगता है ना जब अपने मुल्क में हारे जा रहे हो कि रीबिल्ड प्रोसेस से गुजर रहे हैं, आप रीबिल्ड प्रोसेस से गुजर रहे हैं आप अभी तक, यही लग रहा होता है कि आप चेंज। अगर सिर्फ आपकी कोई चीज बिल्डअप हो चुकी है, जो बन चुकी है, वो शायद वो आपके दोनों ओपनर्स हैं, बाकी उसके अलावा कुछ भी नहीं बना है पाकिस्तान टीम में, ऐसा लगता है। बॉलर आपने किसको खिलाना है? भाई हारिस रऊफ और शहीनशाह अफरीदी, इनमें से किसी एक का आराम बनता है। न्यूजीलैंड के खिलाफ जब आप 2-0 हो गए थे तो आप अपने यंगस्टर्स को चेक करते, जो चैक थे आप वही पाबंदी से खिलाते रहे। तो ऐसा लगता है दोस्ती यारियों का सिलसिला अभी तक दराज हो रहा है, कुछ कम नहीं हो रहा। जिसकी कोशिशें की आके नई मैनेजमेंट कमेटी ने, अब ये देखते हैं कि मिकी आके क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं। लेकिन अब सारा फैसला जो करना है टीम के हवाले से इरफान भाई, वो मिकी ने करना है और बाबर ने करना है। अब कोई तीसरा बंदा इसके नहीं, मेरा ख्याल है मिकी नहीं करना है, बाबर भी नहीं करेगा। मिकी आर्थर को जितना मैं जानता हूँ वो हर चीज़ का, और बोर्ड ने इख्तियारात भी सारे उनको एज ए डायरेक्टर टीम इसीलिए अपॉइंट किया है कि सारे के सारे डिसीजन उनके पास हों। अच्छा थोड़ी सी स्पिन डिपार्टमेंट की अगर बात कर लें साथ, तो हमने मैं और अबू बकर तो काफ़ी टाइम से इस पर डिस्कशन कर रहे हैं। शादाब की परफॉर्मेंस बड़ी हमें नज़र आ रहा है कंटिन्यूसली डिक्लाइन की तरफ जा रही है, और हम देख रहे हैं कि उसकी बॉल प्रॉपर लेंथ पे नहीं गिर रही। गुगली उसकी यूनिकनेस एक चीज़ थी जिसकी वजह से वो विकेट लेता था, वो ख़त्म होती जा रही है। और हमारे पास अगर उसके कंपटीशन में देखें तो ODI में सामा मीर भी है। तो आपको लगता नहीं है कि शादाब के ऊपर बहुत प्रेशर है और उसको वो जस्टिफाई करने के लिए, कवर अप करने के लिए बैटिंग का नंबर भी उसको ऊपर दिया जाता है कि शादाब अगर बैटिंग में कुछ रन कर जाएगा तो हमें जस्टिफिकेशन मिल जाएगी कि उसकी इंक्लूजन लाजमी है टीम में? बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव हुए हुए हैं। अब अगर आप शादाब की परफॉर्मेंस देखें तो एक दूसरी जानिब अम्माद गिने कर रहे, इतने अरसे के बाद उन्होंने कम बैक किया। वो जितनी जबरदस्त उन्होंने बॉलिंग की है पूरी सीरीज के अंदर, वो कहते हैं ना एक फिल्म थी मेरी जवानी वापस करो, तो ये क्या मोहम्मद वसीम वापस करेंगे अब ये? तो जो जिस तरीके से उनको बाहर बिठा के रखा, आपने मौका ही नहीं दिया, तो ये तो ज्यादती की आपने, पाकिस्तान के साथ ज्यादती की थी यहाँ पर। अच्छा जैसे ही होते ना आप माजी में जब सरफराज को बाहर करना था तो रिजवान को ऊपर लाए थे कि किसी तरीके से जस्टिफाई करना है, और वो उससे पहले ओपनिंग नहीं किया करते थे, लेकिन उन्होंने लाके उनको ओपनर बनाया कि जस्टिफाई करना है, ये इसको रुकना है हर हाल में, तुम रन करो नहीं तो अदरवाइज वो जगह तुम्हारी बनेगी नहीं। टीम यहाँ पर भी ऐसे ही दिखाई दे रहा है। तो शादाब को जो है वो शादाब की जगह पे कौन होगा, ये भी हमारे पास एक सवाल है। देखिए उसामा मीर को क्यों नहीं हम खिला सकते हैं? अगर नवाज की जगह पे आपने अम्माद को शामिल किया तो परफॉर्मेंस बेहतर हुई। देखिए जब भूख होती है ना आपके अंदर, अभी इनके बहुत सारे 5-6 खिलाड़ियों की भूख मर गई है खेल की, उन्हें पता है कि हम तो हैं ही फर्स्ट चॉइस, हम तो आएंगे ही टीम में। जी बिल्कुल। जब तक आप उनके सर के ऊपर ये नहीं बिठा के रखेंगे कि भाई देखो अगर तुमने नहीं किया तो तुम रिप्लेस हो जाओगे और तुम्हारी जगह पे ये आ जाएगा,
जब तक आप कुछ नहीं कर सकते। अब उसामा मीर को आप ने ओडीआई सीरीज में शामिल किया, पर उसामा मीर तो अभी हाल ही में T20 में बहुत अच्छा परफॉर्म करके आ रहे थे। अगर आपने अम्माद आपका अच्छा परफॉर्म कर रहा था, आप स्पिन पिचेस आपके मुल्क में है, तो आप कम से कम शादाब की परफॉर्मेंस को बेहतर बनाने के लिए उसको सर पे बिठा के तो रखें। जी आप टीम में ही नहीं रखते। अब ओडीआई सीरीज के अंदर भी देखिएगा, पहले 2 मैचों के अंदर पूरा मौका शादाब के पास होगा कि वो परफॉर्म करे। शादाब हमारा मैच विनर है यार, ऐसा नहीं है कि हम शादाब के कोई खिलाफ है, लेकिन अब उस मैच विनर को अब उस मैच विनर वाले फॉर्म में आना होगा। जब उनसे बॉलिंग नहीं हो रही तो जो पाकिस्तान के नंबर 1 फील्डर है उनसे फील्डिंग भी नहीं हो रही है। हाँ, कैच क्योंकि बड़ा pressure डिसाइसिव था, वो कैच छोड़ा उन्होंने, बहुत ही एशिया कप में भी important छोड़ा, catch हम था। हार गए उस दिन, मैच भी उसी वजह से गया। वो कैच नहीं था, वो मैच था। मैं आपको बताऊं ना, वो तो आपने मैच दिया था वहां पे। तो जब आपसे बॉल नहीं हो रही है, जब आपसे बैटिंग नहीं हो रही है, तो ऑटोमेटिकली आपके थोड़े से पैर हिलना शुरू हो जाते हैं, फिर हाथ से गेंद छूटना शुरू हो जाती है। ऐसा होता है। और ये बाबर आजम को अब समझ लेना चाहिए कि भाई तुम टीम बना लो। अभी तक तुम्हारे लिए सुनने में आ रहा है कि तुम्हें वर्ल्ड कप तक कैप्टन मुकर्रर कर रहे हैं, तो लेकिन चांस आप कहाँ, जहां चांस लेना चाहिए वहां आपने एक दफा भी चांस नहीं लिया कि बाबर और फखर ने ओपनिंग की, फखर और रिजवान ने ओपनिंग की, सईम अय्यूब और बाबर ने ओपनिंग की, सईम अय्यूब और रिजवान ने ओपनिंग की। आप कम से कम एक तो हटा के देखते। ऐसा ही है। वो तो लिखवा के लाए आप ऊपर से कि भाई ये तो दोनों ओपनर हैं पाकिस्तान टीम के, इसके अलावा बात करो क्या होगा। सही बात है। तो 2 आप चाहे टीम के अंदर 6 ओपनर शामिल कर लें, लेकिन उसके बावजूद खेलेंगे वही दोनों के जो मेक शिफ्ट ओपनर है। बाबर ने जो पहला T20 मैच खेला 6ठे नंबर पे खेला था जी, देन वो 4थे नंबर पे आए थे। फिर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता उन्हें पता है कि वो ओपनर डेवलप हुए, होते चले गए। बॉलिंग ज्यादा मिलती है तो रन उन्हीं के दिखाई देंगे ना, फिर सईम अय्यूब के, हारिस के या फखर के तो दिखाई देंगे। फखर भी स्लो हो गए, आप इस चीज को नोट कीजिएगा। अब फखर भी टाइम लेते हैं, पहले फखर टाइम नहीं लेते थे। वो कहते हैं उनका ओपनर है ना जी, हो रहा है तो हम भी यही करेंगे। हाँ ऐसा ही। अच्छा, इसमें 3 चीज के वाले से मैं आपसे जानना चाहूंगा। एक तो हमने देखा कि ओडीआई के अंदर हारिस को, अभी हमने भी यही बात की शुरू में, किस बेसिस के ऊपर T20 से ओडीआई में डाला गया। आपने उनके लास्ट मैच के अंदर या हमने अफगानिस्तान के अगेंस्ट भी उनकी परफॉर्मेंस देखी। दूसरा ये है कि अगर इमाद आपका कंसिस्टेंट परफॉर्मर था बैटिंग के अंदर भी बॉलिंग के अंदर, तो उसको चांस नहीं दिया गया। तीसरा आपका, अगर मिडल ऑर्डर के अंदर, पूरे मिडल ऑर्डर आपने पाकिस्तान को ख़त्म हो चुके थे, एक इफ्तिखार मिला, 6 ओपनर डाले T20 में, और ओडीआई के अंदर आपने इफ्तिखार को चांस नहीं दिया। ये 3 सिलेक्शन को कैसे देखते हैं कि 2 को ना डालना और सिर्फ हारिस को अपॉर्चुनिटी देना? देखिए, अगर मेरे ख्याल में अम्माद को नहीं शामिल किया गया, मैंने ये बात की थी चेयरमैन सिलेक्शन कमेटी से, तो उनका कहना ये था कि अभी अम्माद की फिटनेस 50 ओवर वाली है या नहीं है। उन्होंने जो आखिरी नेशनल वनडे मैच भी खेला था, वो भी खेला था तकरीबन कोई साल 1.5 साल पहले, और 2 मैच उन्होंने खेले थे उस दौरान में। T20 और ओडीआई की फिटनेस में है तो वैसे जमीन आसमान का फर्क, लेकिन जो अम्माद परफॉर्म कर रहे हैं, आपको उनको एतमाद देना चाहिए था, उन्हें टीम में लेना चाहिए था, क्योंकि आप यहाँ पे रिवॉर्ड दिए जाते ना। चैपमैन अगर आप देखें नहीं थे वो टीम में और वो आ गए ओडीआई टीम में। अब हमारी समझ में नहीं आ रहा कि हम इस परफॉर्मेंस के बाद किसको शामिल करें और किसको रिप्लेस करें। सिर्फ अगर कोई एक शख्स बनता है तो वो अम्माद वसीम है। अगर परफॉर्मेंस वाइज आप देखेंगे तो दूसरा कोई खिलाड़ी नहीं है, बाकी तो है ही। नसीम भाई, इफ्तिखार ने भी कुछ माजी करीब के अंदर बड़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंसेज दी हैं, खासकर T20 के अंदर बड़े मुश्किल लम्हात में, तो उनको भी कहीं ना कहीं वर्ल्ड कप प्लान का हिस्सा बनाना चाहिए था। मेरा ख्याल है बनाना चाहिए। आप एटलीस्ट देखें, आपकी ये होम सीरीज है, यहाँ पर अगर आप 16 की जगह 18 लड़के भी साथ में रखेंगे या 18 की जगह 20 भी रखेंगे तो किसी को कोई एतराज नहीं होगा। आप रखें और फिर उसके बाद आप रिप्लेस करके चेक करें। 5 मैच कहाँ मिलेंगे दोबारा आपको अपनी कंडीशन में, और उस टीम के खिलाफ के जिसके 9 खिलाड़ी इस वक्त IPL खेल रहे हैं। तो यहाँ पे अगर आप चेक नहीं करोगे तो फिर कहाँ पे चेक करोगे? आप एशिया कप में जाके चेक करोगे या वर्ल्ड कप में जाके आपने तब्दीलियां करनी होंगी कि वहां पे हम जो है वो चेक करेंगे। जो आपके पास चेक करने का चांस है वो यही है। इसके बाद आपने टेस्ट सीरीज खेलनी है जाके श्रीलंका के खिलाफ, देन अफगानिस्तान के खिलाफ आपकी सीरीज है, और वो सीरीज बहुत ही डिफिकल्ट सीरीज होगी। देखें, अफगानिस्तान की तो मोस्ट लाइकली शायद पोस्टपोन ये जो सिलेक्शन कमेटी इस वक्त हम देख रहे हैं हारून रशीद की क़यादत में, इसका कोई रोल होगा या मिकी के आने के बाद तमाम फैसले सिलेक्शन के हों या टीम खिलाने के हों मिकी करेंगे? मेरे ख्याल में अब वो रोल नहीं होगा। आपने बिल्कुल सही सवाल किया अबू बकर भाई। अब वो रोल नहीं होगा। इसलिए नहीं होगा कि इस वक्त हम ये समझें कि डमी चीफ सिलेक्टर है।
अब जो आप कहना चाहें ये वाकई वही में चीफ अभी सेलेक्टर है जिनको नजम सेठी साहब ने सैक किया था 2018 के अंदर, 17 के अंदर। हाँ, लेकिन ये फिर वापस आए थे और देखिए उन्होंने जो टीम आपको दी थी अफगानिस्तान में, वो टीम बुरा नहीं खेली थी। अगर आप देखेंगे इरफान, हम तो बिला वजह जब बाबर आजम, शाहीन शाह अफरीदी, हारिस रऊफ, रिजवान सब होते थे, जब भी हम स्ट्रगल कर रहे थे मरते हाँ गिरते हुए, बिल्कुल कभी ऐसे। नसीम शाह ने छक्के मार के जिता दिया तो कभी वहाब रियाज ने नीचे से आके रन कर दिया, आप मैच जीतने में कामयाब हो गए। सारे आप मैच उस लास्ट वक्त ओवर में जीते हैं हम। ऐसी तरह जीते हैं। तो अगर इस टीम की परफॉर्मेंस आप देखेंगे, ये दूसरा मैच जीत गए थे। नसीम शाह अगर 17 रन ना दें तो दूसरा मैच जीत जीतते गए थे, थे आप। तीसरा ये कन्विंसिंगली जीत के आए थे। हम्म। तो आपको देखना चाहिए था। आप यहाँ पे सिलेक्शन कमेटी का रोल था हम्म। कि सिलेक्शन कमेटी कहती कि भाई उनको जरा उनके नंबर पे भी खिला के देखो। सिलेक्शन कमेटी नहीं कह सकती, टीम मैनेजमेंट का काम टीम है। मैनेजमेंट ने आई कहना थिंक बिल्कुल। अब जो है ना, जो 11 गेंदों पे 14 रन रिजवान ने किए हैं लास्ट आखिरी T20 4 मैच में, ओवर्स के अंदर, बिल्कुल ऐसा ही है। आखिरी 11 गेंदों पे 14 रन उन्होंने स्कोर किए जो उनके अपने थे, वरना वो पहले जिस तरीके से बैटिंग कर रहे थे उस सब ने देखा था। तो आपने 2 ओवर में सिर्फ 14 रन आखिर के ओवर्स में स्कोर किए अपने 100 के लिए। ये और सिर्फ मिकी एक अरतर को बाउंड्री, एक बर्दाश्त चौका नहीं था। होगा। अच्छा, ये मिकी अरतर को उसमें बर्दाश्त मैं नहीं होगा। ब्रेक से पहले एक और आपसे चीज़, 2 क्वेश्चन मैं प्रॉब्ली जानना चाह रहा हूँ। अभी जिस तरह हम हारिस की बात कर रहे हैं, हारिस को अपॉर्चुनिटी दी जा रही है, आपको लगता नहीं है कि अगर मिडिल ऑर्डर में सिर्फ हारिस सोहेल आपने रखा तो मोहम्मद हारिस की जगह आपको सरफराज को रखना चाहिए, जिसने आपने टेस्ट के अंदर जो परफॉर्मेंस हमने देखी, जिस तरह आपको बचाया उसने सेवियर के तौर पे, उसने आपको टेस्ट सीरीज में बचाया न्यूजीलैंड के अगेंस्ट, सेंचुरी की, 3 50s की, और अभी भी ओडीआई का जो फॉर्मेट है उसको सूट करता है। चले T20 में हम कह सकते हैं कि शायद उनका बड़े स्ट्रोक नहीं है, बट ओडीआई के लिहाज से, जो टेस्ट के लिहाज से, तो सरफराज की जगह बनती है। और अगर ऐसा सेकंड विकेट कीपर के तौर पे सरफराज अगर आपके डगआउट में बैठा है तो वो कैप्टन को भी बहुत फायदा पहुंचा सकता है। बहुत बहुत इम्पोर्टेंट और बहुत ही अच्छा सवाल है ये बात मैंने भी की थी अपने शो में इरफान भाई, कि हारिस जो है वो ओडीआई की चॉइस नहीं बनते। एटलीस्ट इस वक्त जो वो जिस वक्त चारों तरफ मारने के लिए जाते हैं, हर तरफ मार रहे होते हैं, हारिस को हम पिंच हिटर के तौर पे तो नहीं खिलाएंगे ना। जी। हारिस हमारे टॉप ऑर्डर बैट्समैन में ही शामिल होंगे। तो ये बात समझ में नहीं है। और फिर ओडीआई में आपने 50 ओवर खेलने, आपकी बैटिंग में डेप्थ अभी 50 ओवर खेलने वाली दिखाई नहीं दे रही। या तो ये खेलेंगे तो 3 की औसत से खेल रहे होंगे, डर डर के, बहादुरों की तरह नहीं खेल रहे होंगे। देखिए सरफराज ने टेस्ट टीम को अपनी बहादुर बनाया था। आप तो हार रहे थे, वो तो एक वक्त में उस मैच को जिताने चला गया था, कि जो बिल्कुल ही एक ऐसी कहानी होने जा रही थी कि जो एंड ऑफ द डे वो टेस्ट मैच कराची में ड्रॉ हो गया। लेकिन अपनी सेंचुरी से आपको बहादुरों की जरूरत है, और बहादुर वो होता है जो मेरिट पे फैसले करता है। सरफराज खुद बैटिंग करने नहीं जाता था, जहां मार की जरूरत होती थी भेजता था। ऐसा ही है। उसको अपनी परफॉर्मेंस की फिक्र नहीं थी, यहाँ अपनी परफॉर्मेंस की फिक्र है। ये बहुत बड़ा फर्क है इस वक्त ना। और बहादुर वही होता है जो पहले टीम के लिए जी सोचता नसीब है। भाई बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अभी एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आके मैंने फास्ट बॉलिंग के हवाले से राय जाननी है। अभी हमारे साथ चाहिए, डोंट गो एनीवेयर, स्टे विद अस। वंस अगेन वेलकम बैक इन स्पोर्ट्स ऑन। हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड T20 और ओडीआई सीरीज, इसका आगाज़ कल से होने जा रहा है। उस हवाले से मेरे साथ अबू बकर और नसीम राजपूत मौजूद हैं। जी नसीम भाई, एक जिस तरह हमने सरफराज के हवाले से आपसे बात कर रहा था मैं, कि उसकी इंक्लूजन होनी चाहिए, और वो जिस तरह 3 साल से ज़्यादा टाइम उनको बाहर रखा गया और परफॉर्म किया। अच्छा, थोड़ा सा बात अगर मैं फास्ट बॉलिंग के हवाले से करना चाहूँ, सारी दुनिया का या हमारा तो बड़ा एक मानना था कि जी इससे बेहतर पेस अटैक हो नहीं सकता, बट हमने देखा कि कहीं ना कहीं जब अटैक होता है तो सब भागते हैं, सब अपने आप को हाइड करते हैं। स्टार्ट मैं नसीम शाह से क्या करूं या शाहीन शाह अफरीदी से करूं, आप देखें कि इनकी डेथ ओवर के अंदर जो बॉलिंग है वो बहुत वेवर्ड है। शाहीन शाह जब से इंजरी से वापस आए हैं, आप देख लें वो अपने आप को हाइड करते हैं, वो लास्ट ओवर्स नहीं कर रहे। जमान खान को उन्होंने आगे रखा। इसी तरह नसीम शाह को देखा, जैसे ही लास्ट ओवर में आए रन कंसीड हुए, चाहे अफगानिस्तान के अगेंस्ट हुआ, चाहे अभी हमने देखा। इसी तरह हारिस रऊफ को भी हम देख रहे हैं, कम से कम वर्ल्ड कप से बाद से जब भी वो खेले हैं उनको रन कंसीड हुए। तो हमारे पास डेथ ओवर का कोई बॉलर नहीं है। इसी कॉन्टेक्स्ट में दूसरा क्वेश्चन भी मेरा ले लें कि आपकी जो ओपिनियन एक बनती चली जा रही है, और सेकंड एक थॉट है कि आखिरकार कहीं ना कहीं वर्ल्ड कप के अंदर वहाब या आमिर में से कोई आ जाएगा। वहाब ने तो अभी अपने रिसेंट इंटरव्यू में बोला है कि मैं और आमिर जो हैं ये इन लड़कों से बेहतर हैं, क्योंकि ये छोटे फॉर्मेट में तो चल जाएंगे, जब प्रेशर आएगा, सिचुएशन चेंज होगी, ये लोग एग्जीक्यूट नहीं कर पाएंगे। तो इस लगा से हमारी जगह बनती है। आप कैसे देखते हैं इसको ओवरऑल? ये देखना होगा। अभी देखें, वहाब रियाज और आमिर ने काफी अरसे से 50 ओवर्स की क्रिकेट नहीं खेली।
T20 खेली है उन्होंने अभी काफी अरसे, और फिर एज बहुत बड़ी चीज का नाम है, उम्र भी होती है। अगर मैं ये T20 वर्ल्ड कप होता और वहाब रियाज ये स्टेटमेंट देते तो शायद हम कहते कि इस स्टेटमेंट में दम है। ये दोनों तो अभी रिसेंटली खेल के चुके हैं, अभी तक इन्होंने रिटायरमेंट भी नहीं ली और अगला PSL भी खेलने जाएंगे, तो समझ में आती है। लेकिन ये 50 ओवर 10 ओवर करना, मैं वहां पर जाहिर मिनिस्टर भी हैं, अब तो वहां के लिए जो है वो बड़ा सोच समझ के बोलना पड़ता है, वो बहुत से दोस्त हैं। लेकिन इसमें ज्यादा बेहतर जो मुझे लगता है वो ये कि अगर ये T20 वर्ल्ड कप होता तो ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट थे। अब इसके लिए एटलीस्ट आपको नेशनल वनडे कप तो खेलना चाहिए, जो आप दोनों नहीं खेलते। आप मोस्टली खेलते हैं तो नेशनल T20 कप ही खेलते हैं। आपको वनडे कप तो खेलना पड़ेगा अपने आप को साबित करने के लिए कि देखो अब तक हमें 10 ओवर का पोटेंशियल उसी तरीके का मौजूद है। आप ये बयान देने से ज्यादा अगर वहाँ खेल के प्रैक्टिकल साबित करते प्रैक्टिकली, तो मेरे ख्याल में ये ज्यादा इफेक्टिव होता। देखिए इसी तरह की पिचेज होंगी, बेजान पिचेज होंगी इंडिया में भी, वहां पे भी बैट्समैन डोमिनेट कर रहे होंगे, वहां पे आपको जान चाहिए होगी। अच्छा, हमने जैसे अभी आपने बात की कि डेथ ओवर, यार ये सारी नियतों की वजह से, आपको पता है ना वो जो पुरानी चीज थी कि सोचना भी मना है, सोचना ही मना है। तो उस सोचना के पीछे बहुत सारी चीजें सोची हुई हैं शायद इन लोगों ने। हाँ। और अगर उस सोच के साथ चलते रहेंगे तो फिर पाकिस्तान क्रिकेट की सोच नहीं बदलेगी। मैं आपको माजी में ये लोग खिलाड़ी आपस में हल्फ भी उठा चुके हैं, जिसको कप्तान हटाना है फिर उसको डंडा डोली करके उठा के बाहर भी फेंका इन्होंने। अब शायद कुछ ऐसा पैचअप इन लोगों ने किया हुआ है कि जब तक मैं हूं कप्तान तो फिक्र नहीं कर, तू ही ओपनर है, हाँ, तू ही खेलेगा, तुम मेरी टीम का हिस्सा हो, तुम्हें कुछ भी नहीं होगा, तुम ही खेलोगे और कोई नहीं खेलेगा। तो ये अगर अप्रोच है जो दिखाई दे रही है, बजाय हमें इस मामले में कोई इतनी इतला नहीं है लेकिन दिखाई दे रही है, इस अप्रोच को तोड़ने की मैनेजमेंट कमेटी ने कोशिश की। अब हम उम्मीद करते हैं मिकी आर्थर से कि ये अप्रोच बदले। देखिए कोई भी जो है वो फॉर ग्रांटेड नहीं ले सकता पाकिस्तान क्रिकेट टीम, बिल्कुल ऐसे ही, और कोई भी जो है ना वो पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए हर से आखिर नहीं है कि यही है। पाकिस्तान टीम सबसे पहले है, बाबर आजम उसके बाद है, उसके बाद हर चीज आती है। तो अगर पाकिस्तान क्रिकेट टीम से पहले अगर 4-5 खिलाड़ी जो है वो पाकिस्तान टीम से बड़े बनने की कोशिश करेंगे, तो ये हारिस रऊफ डेथ ओवर्स के अच्छे बॉलर हैं यार, लेकिन अल्लाह का हिसाब है। जब आप नहीं सुनते, जब आप अपने जूनियर्स का ख्याल नहीं रखते, जब आप अपनी टीम के बारे में पहले नहीं सोचते और अपने बारे में सोचते हो, तो उसके बाद फिर आपकी ही पिटाई होती है, फिर किसी दूसरे की पिटाई नहीं होती है। ये हारिस रऊफ आप मैच करा के देख लें। आप यहाँ पर इन लोगों ने इस T20 सीरीज में कुछ यंगस्टर्स के साथ नाइंसाफी की। साइम अयूब को एज ए ओपनर आपको खिलाना चाहिए था। अगर फखर 3 नंबर पे सेट हो गए थे, आप किसी यंगस्टर को सेट ही नहीं होने दे रहे हो। आप इस तरह तो टीम आपकी कभी भी नहीं बनेगी। एक हमें जबरदस्त टैलेंट दिखाई देता है PSL में, वो टीम में आके सिफर हो जाता है। एहसानुल्लाह को आप सिफर करने पे लग गए। इसकी वजह ये है कि शायद एहसानुल्लाह ने वहां पे पाकिस्तान को सीरीज जिताने की कोशिश की थी, तो शायद उसकी सजा वो भुगत रहे। हो सकता है उन बॉलर्स ने कि जिन्होंने सीरीज में कहीं ना कहीं कोई रोल प्ले कर दिया, उनको आप मौका दे देते हैं। तो ऐसा क्यों? आपने ये किसी की फैमिली की टीम नहीं है, ये चंद दोस्तों की टीम नहीं है, ये पाकिस्तान की टीम है, ये 23 करोड़ आवाम की टीम है। यहाँ साइम अयूब जैसा टैलेंट जाया होगा, ये कौम का नुकसान है यार। ये क्रिकेट की दीवानी इस कौम का नुकसान है। मैं आपको बताऊं, अगर बाबर आजम की मेकिंग देखी जाए ना, जो आपने पॉइंट उठाया, मैं इसको सेकंड करता हूं। बाबर आजम को मिकी आर्थर और सरफराज ने बनाया, मैं उसका गवाह हूं। मेरे सामने इनकी मेकिंग देखी मैंने कि जब ये टीम में नहीं थे तो प्रैक्टिस करते थे, तो इन दोनों का मानना ये था कि ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा टैलेंट होगा। इन्होंने उसको नंबर 3 का स्लॉट दिया। आपको याद होगा उस टाइम हफीज़ भी नंबर 3 खेलते थे, अजहर अली भी थे। ये ऐसे नाम थे जो शायद अपनी जगह इनको हिलाना बहुत मुश्किल था, तो बट एक स्टांस लिया गया। तो प्लेयर की मेकिंग इसी तरह होती है, अगर साइम का नंबर 1 है तो उसे खिलाया भी जाए और कंसिस्टेंट चांसेस दिए जाएं। अब माजी में देखें कि आसिफ अली, खुशदिल शाह को कितने लंबे चांसेस मिले, और इन बच्चों को परफॉर्मेंस के बावजूद 2-2 मैचेस के बाद आप ये देखें कि 3 या 4 प्लेयर के अलावा किसी प्लेयर का नंबर सर्टन नहीं है। आप ये देखें, और सरफराज की कप्तानी जब थी तो हम क्या एक चीज़ सरफराज को क्रेडिट देते हैं जहाँ बाकी चीज़ों को क्रेडिट देते हैं, आपको 99% पता होता था हमारी प्लेइंग 11 कौन सी है। आपको पता है कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड पे एक चेंजिंग होती है, 2 होती हैं। आज अगर हम स्क्वाड देखेंगे 17 लड़के हैं, 18 लड़के हैं, तो हम यही सोचते रहेंगे किसके कल नेक्स्ट मैच किसने खेलना है। और इसी वाले से लास्ट नोट के ऊपर अगर मैं ओपनिंग के वाले से आपसे क्वेश्चन करना चाहूँ
T20 के अंदर हमने 6 ओपनर डाले, एक मिडिल ऑर्डर सिलेक्शन कमेटी ने किया। अब जो है ओडीआई के अंदर भी हमारे पास 6-7 ओपनर स्क्वाड का पार्ट है, जिसमें अब्दुल्ला शफीक भी आ चुके हैं, मामूल हक भी हैं, इवन हम टेस्ट की कमोडिटी है हमारे पास, शान मसूद, उनको भी हर जगह पे स्क्वाड में रखा जाता है। और ऑब्वियसली हमें पता है कि ये इमाम और फ़खर ही ओडीआई के अंदर ओपनिंग करेंगे। चले फ़खर को इधर तो क्रेडिट मिल रहा है ओडीआई के अंदर, क्योंकि बाबर नंबर 3 पे आते हैं। तो ये कैसे देखते हैं इतनी ज़्यादा चेंजिंग और ओपनर्स का ये नंबर रखना, इतने ज़्यादा ओपनर की लॉट को? इरफान भाई, एक चीज तो पाकिस्तान के थिंक टैंक को सोच लेनी चाहिए, वो ये कि जो प्लेयर टेस्ट क्रिकेट का हिस्सा है वो ज्यादा से ज्यादा अगर खेल सकता है तो ओडीआई खेल सकता है, वो जी। T20 में ना आए, क्योंकि माइंड सेट ही बिल्कुल चेंज हो जाता है उसका आने के बाद यहाँ पर। फिर वो आधा तीतर आधा बटेर हैदर अली की तरह होके चला जाता है कि आप उसको फिर कहीं पर भी देख ही नहीं पाते, जो अंडर जी। 19 का टॉप बैट्समैन था। तो मेरी अपनी जाती राय में शान मसूद, अब्दुल्ला शफीक को T20 का हिस्सा नहीं होना चाहिए, ट्रू। किसी तौर पर भी नहीं होना चाहिए। अगर वो आपके टेस्ट और ओडीआई के बैट्समैन है तो उनका माइंडसेट जो है वो इसी फॉर्मेट की जानिब जो है वो डिलीवर होना चाहिए। ठीक। बाबर जैसे एक्सेप्शनल टैलेंट बहुत कम आते हैं, तो अगर वो 3 फॉर्मेट में खेल रहे हैं तो फिर वो डिजर्व करते हैं। लेकिन अब जैसे रिजवान की हम बात कर ले, बाबर का बस चले तो सरफराज तो नहीं आते, उन्होंने तो आखिरी दम तक कोशिश कर ली थी टेस्ट टीम में, वो तो रिजवान से परफॉर्म नहीं हुआ। अब रिजवान की परफॉर्मेंस ओडीआई में भी बहुत अच्छी नहीं है। आप यहाँ पर लेकर किसको आए हो? हारिस को। आप यहाँ पे सरफराज को लेकर आते तो शायद आपको यही खौफ था कि जगह भी ना छिन जाए, रिजवान यहाँ से भी अच्छा बाहर नसीम ना भाई, हो मुझे जाए। 2019 की बात याद आ गई है कि हमने वर्ल्ड कप से पहले अबू धाबी और यूएई के अंदर चलें, अभी ऑस्ट्रेलिया मेरा के ख्याल खिलाफ है ये होम सीरीज डिस्कशन खेली इधर थी। से कंटिन्यू कर लेंगे, थोड़ा वहाँ सा पर हमें प्रोग्राम सरफराज काम की कप्तान- तरफ जा रहा है। हाँ, चल तो आपका पॉइंट हम क्वेश्चन अबू बकर का इसका जवाब हम कोशिश करेंगे, कल भी आपका ओपिनियन लें और उस पर अगेन आपका बहुत शुक्रिया, आपके कीमती टाइम दिया। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी कल सेम टाइम में, अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।